आज का प्रश्न है, क्या आसमानी बिजली वायुयान से टकराती है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज चौधरी और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर विद अनुज चौधरी यूट्यूब चैनल। ये न केवल एक यूट्यूब चैनल है बल्कि हमारी एक फैमिली है जहां पर हम अक्सर क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आप भी इच्छुक हो तो इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की आंसर की ओर। अभी आप वीडियो में जो इमेज देख रहे हैं, इस विमान ने उड़ान भरी ही थी और इस पर बिजली गिर गई। अमेरिकी कंपनी डेल्टा के इस विमान पर बिजली गिरी। बाद में इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, हालांकि बिजली इतनी तेज नहीं थी। अब आपके सवाल की ओर आते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। विमान पर बिजली गिर सकती है, वे कई बार गिरती भी है। हालांकि बीच में कोकला होने के कारण यात्रियों को नुकसान नहीं होता। बिजली विमान की बॉडी में से आर पार हो जाती है। नुकसान न हो इसके लिए विमान को एक अलग प्रकार के मिश्र धातु से बनाया जाता है। ये बात कहना पूर्णतः गलत होगा। विमान से बिजली नहीं टकराती, बिल्कुल टकराती है। आजकल सभी जहाज़ों को कड़े परीक्षण से गुजारना पड़ता है, जिसमें उसकी बिजली की सुरक्षा भी जांच जाती है। जहाज़ों के बाहरी हिस्से नुकीले और एल्यूमीनियम के बनाए जाते हैं। एल्यूमीनियम बिजली का एक अच्छा निर्वाहक है। ऐसे में बिजली बाहर वाली परत से ही आगे निकल जाती है और अंदर यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। कुछ परिचालक प्रणालियों को नुकसान पहुंच सकता है और इनकी सुरक्षा के लिए भी प्रणालियां मौजूद होती है, और आजकल ऐसा बहुत कम होता है। तो अब अपन डिटेल में जानते हैं कि ऐसा कौन सा विमान है जिस पर बिजली गिरी, और अभी हाल ही में ऐसे विमानों में क्या किया जाता है कि उन पर बिजली नहीं गिरती। तो आसमानी बिजली वायुयान से टकराती भी है और नुकसान भी पहुंचा चुकी है। वह बात अलग है कि नुकसान हाल फिलहाल नहीं हुआ है और नहीं होने की गुंजाइश है, लेकिन इसका संभावना कभी भी नगण्य नहीं है। इस बात का ध्यान सन 1930 में शुरू हुआ कि एयरक्राफ्ट क्रैश बिजली गिरने से भी हो सकता है, जिसके तहत इस पर ध्यान दिया गया। ऐसी घटना सर्वप्रथम पान AM फ्लाइट 214 पर दिया जा सकता है। ये एक खौफनाक मंजर था। अभी आप इमेज जो देख रहे हैं, तो ये उसी विमान की इमेज है जो कि सर्वप्रथम उसे बिजली टकराई थी। बात है सन 8 दिसंबर 1963 की। अमेरिकी वर्ल्ड एयरवेज की पान एम फ्लाइट 214 में सवार 81 लोग, जिसमें से 8 क्रू सदस्य थे और 73 यात्री उड़ान भर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु रास्ते में मौसम खराब होने की जानकारी फ्लाइट को दी गई। तब तक देर हो चुकी थी। हवाई जहाज आकाशीय बिजली का शिकार हुआ क्योंकि प्लेन इसके द्वारा क्रैश हुआ। दुर्भाग्यवश 81 लोगों में से 81 की जान चली गई, उसमें से कोई भी नहीं बच पाया। क्रैश होने के बाद उस हवाई जहाज की तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं, कितना भयावह दृश्य हुआ होगा। बाद में इसकी जांच की गई और जांच की सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड ने, और सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड की एक जांच में ये निष्कर्ष निकाला गया कि दुर्घटना का कारण एक आकाशीय बिजली थी, जिससे विमान के ईंधन टैंक में से एक टैंक है जो ईंधन वाष्प को प्रज्वलित किया गया था, जिसमें एक विस्फोट हुआ जिससे एयरक्राफ्ट विंगों में से एक विंग को नष्ट कर दिया। जिस तरह से बिजली ने आग लगा दी वह कभी निर्धारित ही नहीं थी। हालांकि जांच में विभिन्न तरीकों से पता चला कि बिजली उड़ान में विमान को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके कारण नए सुरक्षा के नियम है जो बनाए गए। तो ऐसा आज के हवाई जहाज में भी हो सकता है क्या? तो उसका आंसर होगा जी नहीं। चिंता का मुख्य क्षेत्र ईंधन प्रणाली है, जहाँ पर छोटी सी चिंगारी भी विनाशकारी हो सकती है। इस प्रकार इंजीनियर ये सुनिश्चित करते हैं कि अधिकतम सावधानी बरतें कि बिजली की धाराएं किसी विमान के ईंधन प्रणाली के किसी भी हिस्से में चिंगारी पैदा न कर सके। ईंधन की टंकियों के आसपास की विमान में जो परत होती है उसे काफ़ी मोटा किया जाता है ताकि जलने से बच सके। सभी संरचनात्मक जोड़ों और फास्टनरों को स्पार्क से रोकने के लिए कसकर डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि बिजली का प्रवाह एक से दूसरे भाग में गुजरता है। प्रवेश द्वार, ईंधन भराव कैंप और किसी भी झरोखों को डिज़ाइन किया जाता है तो बिजली का सामना करने के लिए परीक्षण किया जाता है। और सभी पाइप और ईंधन लाइनें जो इंजनों को ईंधन ले जाती है और इंजन खुद को बिजली से बचाते हैं,
इसके अलावा कम विस्फोटक वाष्प उत्पन्न करने वाले ईंधन और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई पर तापमान नियत नहीं रहता, पहले तापमान गिरता है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने पर नियत हो जाता है। इसके बाद पुनः तापमान में बढ़ोतरी होती है, फिर नियत हो जाता है, फिर घटोतरी होती है। किंतु क्षेत्र में एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है वह तापमान ढाल का ऋणात्मक होता है, अतः तापमान नीचे गिरा हुआ होता है। वायुमंडल की मानक ऊंचाई व तापमान के बीच का ग्राफ मैं आपको इस वीडियो के इमेज में अभी फिलहाल दिखा रहा हूँ। अतः बादल में उपस्थित जल जमने लगता है और बर्फ़ में बदलने लगता है। बाद में जब ये बर्फ़ के टुकड़े आपस में घर्षण करते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि सभी को पता है धातुएं ऋणात्मक आवेश की होती है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हवाई जहाज की ऊपरी आवरण एल्यूमिनियम के अलॉय से बनी होती है और इस अलॉय को डूरालोमीन भी कहते हैं। सतह धनात्मक होती है और ऋणात्मक आवेश एल्यूमिनियम के धनात्मक आवेश की ओर आकर्षित होती है, जिसे आम भाषा में बिजली का गिरना कहते हैं। अब नुकीले सिरे में सबसे पहले बिजली गुजरती है, कहने का मतलब फ्लाइट के आगे वाले भाग से, तथा टेल से निकल जाती है, कहने का मतलब फ्लाइट के पीछे वाले भाग से जो बिजली निकल जाती है। अंदर बैठे यात्रियों को पता तक नहीं चलता, हालांकि फ्लाइट और क्रू सदस्यों को इस बात का पता रहता है। यात्रीगण अंदर सुरक्षित रहते हैं और ये कोई जादू नहीं है बल्कि फैराडे का दूसरे नियम है जो इस पर काम करता है। किसी बंद सेल के ऊपरी भाग से विद्युत प्रवाह यदि हम करते हैं तो अंदर उसका विद्युत क्षेत्र जो 0 रहता है। यदि आप इस इमेज को गौर से देखोगे तो इसमें जो पिंजरे के अंदर व्यक्ति खड़ा है उसको कोई करंट का झटका महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र जो 0 है। आशा करता हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके कहीं ना कहीं काम आएगी और आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। तो आप इस वीडियो को यहीं पर कर दीजिए लाइक। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। यदि आपके पास भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें। मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे पिक करके आपके नाम के साथ अनाउंसमेंट देकर उसका आंसर करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।